निखिल सिंघानिया को पता चल चुका था कि ये काशी से दूर करने का जो प्लान बनाया था वो कबीर और विहान ने मिलकर बनाया था और उनके साथ में आहिरा अरोड़ा भी थी। अब वो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। देखेंगे आज वो क्या करेगा इस एपिसोड में। दोस्तों, हमारी कहानी सीक्रेट मिलेनियर रईस जादा के एपिसोड नंबर 19 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक दो दिन में हम एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं और सुबह जो हमारी कहानी आती है इंस्टा मल्टी मिलेनियर, वो आपको हर रोज की तरह कल सुबह फिर मिल जाएगी 8 बजे। तो आप लोग सुनकर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 19 सीक्रेट मिलेनियर रईस जादा। उधर कबीर के उस अंडरग्राउंड क्लब में बहुत ही गंदी और बेहुदा पार्टी चल रही थी। तेज म्यूजिक बज रहा था। कबीर और विहान एक बड़े से वीआईपी लाउंज में बैठे थे। उनके आसपास लड़कियां थी और टेबल पर महंगी शराब की बोतलें रखी थी। कबीर ने अपना गिलास हवा में उठाकर जोर से हंसकर कहा, चीयर्स विहान। आज हमने उस निखिल सिंघानिया की ऐसी औकात दिखाई कि वो पूरी जिंदगी याद रखेगा। तूने देखा सतिंदर जायसवाल का चेहरा? वो तो डर के मारे अपनी पैंट गीली कर चुका था। विहान ने भी अपना गिलास टकरा कर एक शैतानी मुस्कान देकर कहा, अरे ये तो शुरुआत है कबीर भाई। आज निखिल की 30 दिन की शर्त टूट गई। कल मैं फिर से सतिंदर अंकल के पास जाऊंगा। इस बार वो खुद गिड़गिड़ा कर काशवी का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे और जब काशवी मेरी हो जाएगी तो निखिल सिंघानिया खुद ब खुद डिप्रेशन में आकर मर जाएगा। दोनों शैतान इस जीत के नशे में चूर थे। उन्हें लग रहा था कि उनका प्लान 100% सक्सेसफुल हो गया। निखिल अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी क्लब के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। क्लब का भारी वो लोहे का गेट एक बम के धमाके से उड़कर हवा में जा गिरा। ये धमाके की आवाज सुनते ही म्यूजिक अचानक बंद हो गया। लड़कियां चीखती हुई इधर उधर भागने लगी। कबीर के जितने भी गुंडे और बाउंसर पहरा दे रहे थे वो हवा में उड़ते हुए अंदर जा गिरे। तभी कबीर ने अपनी जगह से घबराकर उठते हुए अपनी पिस्तौल निकालकर चिल्लाकर कहा, ये क्या हो रहा है? विहान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका नशा एक सेकंड में उतर गया। धुएं और धूल के उस गुबार के बीच काले कपड़ों में लिपटी हुई मौत अंदर दाखिल हुई। निखिल सिंघानिया अपने 50 हथियारों से लैस कमांडोज के साथ क्लब के अंदर आ चुका था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक साइकोपैथ वाला खूनी जुनून। कबीर के गुंडों ने निखिल की टीम पर फायर करने की कोशिश की, लेकिन निखिल के कमांडोज उनसे 10 गुना ज्यादा प्रोफेशनल थे। गोलियों की आवाज से पूरा क्लब गूंजने लगा, लेकिन निखिल सिंघानिया के हाथ में कोई बंदूक नहीं थी। वह बस अपनी आंखों में एक आग लिए सीधे वीआईपी लाउंज की तरफ बढ़ रहा था, जहां कबीर और विहान थर थर कांप रहे थे। कबीर के एक खूंखार बाहुबली ने हाथ में गंडासा लेकर निखिल पर वार करने की कोशिश की। निखिल ने अपनी जगह से बिना हिले और अपने बाएं हाथ से उस बाहुबली का हाथ हवा में जकड़ लिया। उसने एक जोरदार लात उस बाहुबली के घुटने पर मारी, जिससे हड्डी टूटने की आवाज आई। निखिल ने उस बाहुबली को अपने कंधे से ऊपर उठाकर पास रखी कांच के टेबल पर दे मारा। टेबल भी चकनाचूर हो गई। कबीर और विहान ये खौफनाक नजारा देखकर अपनी पैंट में पेशाब कर चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि निखिल को इतनी जल्दी साजिश के बारे में कैसे पता चला। कबीर ने डर को छुपाने की कोशिश करके अपनी पिस्तौल निखिल की तरफ तान कर कहा, निखिल, तू जिंदा वापस नहीं जाएगा। लेकिन इससे पहले कि कबीर ट्रिगर दबा पाता, निखिल अपनी जगह से किसी चीते की तरह उछला। उसने हवा में एक फ्लाइंग किक कबीर के हाथ पर मारी और कबीर की पिस्तौल हवा में उड़ गई। निखिल जमीन पर उतरा और उसने कबीर के गले को अपने दोनों फौलादी हाथों से जकड़ लिया। उसने कबीर को हवा में उठा लिया। कबीर के पैर जमीन से ऊपर हवा में छटपटाने लगे। उसकी सांसें रुक गई और आंखें बाहर आने लगी। निखिल ने अपने दांत पीस कर कहा, तूने मेरी काशवी की इज्जत पर कीचड़ उछाला था ना कबीर? तूने सोचा कि तेरी इस गंदी साजिश को मैं समझ नहीं पाऊंगा? निखिल की आवाज किसी नर्क के शैतान जैसी लग रही थी। निखिल ने कबीर को पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। कबीर खून थूकता हुआ जमीन पर जा गिरा। अब निखिल की नजरें उस इंसान पर गई जो एक कोने में चूहे की तरह सिकुड़कर कांप रहा था। यह विहान राठौड़ था। विहान ने हाथ जोड़कर कहा, निखिल, मुझे माफ कर दो। यह सब कबीर का प्लान था। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। तभी निखिल एक खौफनाक मुस्कान के साथ विहान की तरफ बढ़कर बोला, तूने काशवी के प्यार को पाने का वादा किया था ना विहान? तूने सोचा था कि सतिंदर जी को बेवकूफ बना लेगा? यह कहकर निखिल के ने विहान के बालों में मुट्ठी में जकड़ा
और उसे जमीन पर घसीटकर हॉल के बीचों बीच ले आया। तभी निखिल ने अपनी पिस्तौल विहान के सिर पर तान कर कहा, अब तू और ये कबीर दोनों मेरे साथ चलोगे। हम सीधे सतिंदर जायसवाल के घर चलेंगे और तू वहां जाकर सतिंदर जी के पैरों में गिरकर अपनी इस पूरी गंदी साजिश का एक एक पन्ना खोलेगा। तू उन्हें बताएगा कि कैसे तूने मीडिया के सामने काशी को बदनाम करवाया। अगर तूने एक भी शब्द झूठ बोला तो मैं तेरा भेजा सबके सामने वहीं उड़ा दूंगा। वहीं विहान और कबीर अब दोनों निखिल के इस खूनी पंजों में पूरी तरह फंस चुके थे। उनकी मौत अब निखिल के हाथों में थी। पटना शहर की वो रात किसी खौफनाक और भयानक डरावने से कम नहीं लग रही थी। आसमान में घने बादल छा गए थे। चांद अपनी पूरी रोशनी से निकल आया था। शहर की वो वीरान सड़कें अब काले रंग की 10 बुलेट प्रूफ एसयूवी गाड़ियों का काफिला हवा को चीरता हुआ एक खूंखार जानवर की तरह आगे बढ़ रहा था। इन गाड़ियों के टायरों के सड़क पर रगड़ने की आवाज रात के सन्नाटे में मौत की दस्तक जैसी लग रही थी। सबसे आगे वाली गाड़ी में निखिल सिंघानिया बैठा था। उसके शरीर पर पहने इस काले कपड़े खून से सन चुके थे। उसके बाएं कंधे का वो कच्चा जख्म फिर से खुल चुका था। दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई थी, लेकिन निखिल की आंखों में इस वक्त कोई दर्द नहीं था। वो सिर्फ एक खूनी आग, बेबसी और अपने प्यार को खोने का डर, जो उसे अंदर ही अंदर किसी तेजाब की तरह जला रहा था। गाड़ी की पिछली सीट पर तो खूंखार बाउंसर्स के बीच कबीर और विहान राठौड़ बंधे हुए थे। उनके चेहरे खून से लथपथ थे। उनके कपड़े फट गए थे और उनके शरीर की कई हड्डियां निखिल के उस खौफनाक कहर का शिकार बन चुकी थी। कुछ ही देर पहले जो कबीर और विहान अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, वह अब मौत से थर थर कांपने लगे थे। निखिल ने अपनी मुट्ठी को इतनी जोर से भींचा हुआ था कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसका दिमाग बार बार चैरिटी अस्पताल के खौफनाक नजारे की तरफ जा रहा था। उसे सतिंदर जायसवाल की वो नफरत भरी आंखें याद आ रही थी, जब उन्होंने मीडिया और पूरे शहर के सामने उसे एक दरिंदा और कातिल कहकर पुकारा था। काशवी के वो आंसू, उसका वो दर्द से भरा चेहरा, सतेंद्र जी का वह आखिरी फैसला कि काशवी का निखिल से अब कोई वास्ता नहीं, ये सारी बातें निखिल के कानों में किसी पिघले शीशे की तरह गूंज रही थी। निखिल ने अपने आप से फुसफुसा कर कहा, मैं हार नहीं मान सकता। सतेंद्र जी को सच्चाई जाननी होगी। उन्हें देखना होगा कि ये विहान राठौड़, जिसे वो एक शरीफ और संस्कारी लड़का समझ रहे थे, वो असल में मेरी काशवी की इज्जत को नीलाम करने वाला एक नीच और शातिर शैतान है। मैं इन दोनों को उनके कदमों में डाल दूंगा। ये खुद अपने गंदे मुंह से अपना गुनाह कबूल करेंगे। तभी निखिल ने अपनी गाड़ी चला रहे अपने सबसे वफादार साथी को दर्द भरी आवाज में कहा, राजीव, गाड़ी सीधा जायसवाल हाउस की तरफ ले लो। मुझे आज ही इसी वक्त सतिंदर जी को ये सच्चाई दिखानी है। मेरी काशवी को पता चलना चाहिए कि उसका निखिल कोई दरिंदा नहीं है। और यह बात सुनकर राजीव ने गाड़ी की स्पीड को और बढ़ाकर कहा, जी बॉस। राजीव भी अंदर ही अंदर बड़ा डरा हुआ था। वो जानता था कि सतिंदर जी इस वक्त कितने भयंकर गुस्से और दहशत में होंगे। एक पिता अपनी बेटी को उस खौफनाक माहौल से निकाल कर लाया था। ऐसे में आधी रात को निखिल सिंघानिया उनके दरवाजे पर जाना, वो भी इन लहूलुहान गुंडों के साथ, ये कोई बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं थी। लेकिन राजीव अपने बॉस के उस पागलपने भर प्यार को आगे मजबूर हो चुका था। कुछ ही मिनटों में खौफनाक सफर के बाद वो पूरा काफिला जायसवाल हाउस के उस शांत और साधारण से मोहल्ले में दाखिल हुआ। रात के इस पहर में पूरा मोहल्ला गहरी नींद में सोया हुआ था। सिर्फ कुछ आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। निखिल की गाड़ी ठीक जायसवाल हाउस के उस लोहे के दरवाजे के सामने जाकर रुकी। गाड़ियों की हेडलाइट्स ने उस छोटे से घर के बाहरी हिस्से को पूरी तरह रोशन कर दिया। निखिल ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर एक खूंखार ऑर्डर देकर कहा, इन दोनों कुत्तों को बाहर निकालो। बाउंसर्स ने तुरंत विहान और कबीर के कॉलर पकड़े और उन्हें घसीट कर गाड़ी से बाहर निकाला। विहान दर्द से करहा रहा था। उसकी टांगे उसका वजन भी नहीं उठा पा रही थी और कबीर तो लगभग आधा बेहोश हो गया था। दोनों को घसीट कर उस लोहे के दरवाजे के ठीक सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। निखिल भारी कदमों से चलता हुआ दरवाजे के पास आया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसे पता था कि अंदर काशवी जाग रही होगी, वो उसके लिए रो रही होगी। निखिल ने गहरी सांस ली और अपने खून से सने हाथों को देखा और फिर पूरी ताकत से उस लोहे के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। उसने दरवाजा पीट कर कहा, सतेंद्र जी, सतेंद्र जी, दरवाजा खोलिए। निखिल की वो भारी गूंजती हुई दर्दनाक आवाज उस शांत मोहल्ले में किसी भूचाल की तरह फैल गई। उसने चिल्ला कर कहा,
सतेंद्र जी, मैं जानता हूं कि आप अंदर हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। दरवाजा खोलिए सतेंद्र जी। ये कहते हुए निखिल पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। अंदर जायसवाल हाउस में माहौल किसी शमशान घाट से ज्यादा खौफनाक हो चुका था। सतेंद्र जी अपने कमरे के बिस्तर पर बैठे थे। उनका पूरा शरीर उस सदमे और खौफ से कांप रहा था जो उन्होंने अस्पताल में देखा था। निहारिका जी उनके पास बैठी रो रही थी और काशवी अपने कमरे के फर्श पर घुटनों के बल बैठी अपने आंसुओं को पी रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर होने वाली जोर की दस्तक, निखिल की दहाड़ पूरे परिवार ने सुनी तो उनके होश उड़ गए। निहारिका जी ने खौफ से अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, हे भगवान, वो दरिंदा यहाँ भी आ गया। सतेंद्र जी, ये क्या हो रहा है? ये इंसान तो हमें चैन से जीने नहीं देगा। तभी सतेंद्र जी की आंखों में एक ऐसा गुस्सा, ऐसा खौफ उबल पड़ा जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उसका वो कमजोर दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसा कर कहा, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। वो एक कातिल है और वो एक जंगली जानवर है जो खून की महक सूंघकर हमारे घर तक आ गया। तभी काशी अपनी जगह से उठी। निखिल की वो तड़पती और आवाज से उसके सीने को चीर रही थी। उसे पता था कि निखिल वहां क्यों आया है। वो अपने प्यार की सफाई देने आया है। और काशी के कदम अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी सतेंद्र जी ने एक खौफनाक दहाड़ के साथ कहा, काशवी, वहीं रुक जाओ। उनकी बात सुनकर काशवी ठहर गई। उसने मुड़कर अपने पिता की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। उसने रोकर कहा, डैड, डैड प्लीज, वो वहां बाहर खड़ा है। वो कुछ कहना चाहता है डैड। एक बार, एक बार बस उसकी बात सुन लीजिए। शायद कोई गलत फहमी हुई हो डैड। उसकी ये बात सुनकर आगे से सतेंद्र ने अपनी जगह से खड़े होकर गुस्से से थरथरा कर कांप कर कहा, गलत फहमी? तूने अपनी आंखों से नहीं देखा काशवी? तूने नहीं देखा कि वो मीडिया के सामने, इतने सारे लोगों के सामने उस आदमी का खून पी रहा था? वो अपनी 30 दिन की शराफत की कसम को भूलकर एक ही सेकंड में वापस उसी शैतान के रूप में आ गया। वो इंसान हमारी बर्बादी का कारण है काशवी। अगर तूने आज उस दरवाजे की कुंडी को हाथ भी लगाया तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। पिता की एक खौफनाक कसम सुनकर काशवी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वो वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी और अपने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो पूरी तरह से लाचार थी। वो अपने पिता की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। वहीं बाहर निखिल का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसने हाथों से दरवाजा पीट पीट पर उसका खून रिसने लगा था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। निखिल ने चिल्लाकर कहा, सतेंद्र जी, मैं आपके सामने वो सच लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आपने जिस विहान राठौड़ को एक शरीफ और संस्कारी लड़का समझा था, वो एक नंबर का नीच और साजिश करता है। निखिल की आवाज एक अजीब सा दर्द और गहराई सच्चाई थी। निखिल ने पीछे मुड़कर बाउंसर को इशारा किया। बाउंसर ने कबीर और विहान को घसीट कर बिल्कुल दरवाजे से सटा दिया। निखिल ने विहान के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसे दरवाजे के पास धकेल कर कहा, बोल, बोल कुत्ते, सतेंद्र जी को बता कि तूने क्या किया। तूने ही कबीर के साथ हाथ मिलाकर उन गुंडों को पैसे दिए थे ना? तूने ही मेरी काशवी की इज्जत उछालने का गंदा खेल रचा था ना? चिल्लाकर बोल ताकि अंदर तक आवाज जाए। तभी विहान दर्द से चीख रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, हाँ सतेंद्र अंकल, मैंने किया था। यह सब मेरी साजिश थी। निखिल बेकसूर है अंकल। विहान ने रोकर अपनी जान की भीख मांगकर चिल्लाकर कहा। तभी कबीर ने भी कहा, हमें हमें माफ कर दीजिए। हमने यही से सब किया था अंकल। निखिल को लगा कि शायद अब सतेंद्र जी दरवाजा खोल देंगे। शायद अब वो काशवी को बाहर भेजेंगे। निखिल की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखें उस लोहे के दरवाजे पर टिकी थी, इस उम्मीद में कि अब तो कुंडी खुलेगी, काशवी दौड़कर उसके गले लग जाएगी। लेकिन 1 मिनट बीता, 2 मिनट और 5 मिनट बीत गई। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कोई कुंडी नहीं खुली। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। सतेंद्र जी अंदर खड़े सब सुन रहे थे। उन्हें विहान की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन सतेंद्र जी का दिमाग उस वक्त डर और नफरत से इतना भर चुका था कि उन्हें निखिल का नया नाटक लग रहा था। सतेंद्र जी ने अंदर निहारिका से कहा, यह सब झूठ है। वो माफिया है जरूर। उसने किसी बेकसूर को डरा धमका कर ये सब बोलने पर मजबूर किया होगा ताकि वो खुद ही सही साबित हो सके। मैं इस गुंडे की किसी बात पर यकीन नहीं करूंगा। वहीं बाहर खड़े निखिल का दिल डूबने लगा था। उसे एहसास होने ही लगा था कि सतेंद्र जी उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उसने एक कोशिश और करके देखनी थी।
और उसको लगा कि अगर ऐसा होगा तो क्या पता बाज जाए। उसने कहा, सतेंद्र जी, प्लीज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी काशी को बाहर भेज दीजिए। मुझे बस एक बार उसे देखना है, प्लीज। निखिल की आवाज अब बड़ी धीमी और बेबस और टूट चुकी थी। शहर का वो बेताज बादशाह, जिसके एक इशारे पर लोग अपनी जान दे देते, आज एक मामूली से बंद दरवाजे के सामने अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा था। लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। इस पूरे खौफनाक और जज्बाती ड्रामे के बीच कुछ दूरी पर खड़े उस ब्लड प्रूफ आईसीयू के पास एक अलग ही खेल चल रहा था। विहान और कबीर को बाउंसर्स ने वापस घसीटकर गाड़ी के अंदर फेंक दिया था। वो दोनों जमीन पर पड़े थे, खून से लथपथ थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक बड़ी अजीब, घिनौनी और शैतानी मुस्कान आ चुकी थी। विहान ने कबीर की तरफ देखा। उसकी सूजी हुई आंखों में जीत की एक जहरीली चमक थी। विहान ने बड़ी ही धीमी आवाज में फुसफुसा कर कहा, हम जीत गए कबीर भाई। देखा तुमने, सतेंद्र जायसवाल ने दरवाजा नहीं खोला। वो हमारी सच्चाई सुनने के बाद भी निखिल पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। निखिल का सारा खेल, सच्चा प्यार उस बंद कर्म दरवाजे के पीछे दफन हो गया। कबीर ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा। निखिल सिंघानिया को लगता था कि वो अपनी ताकत से सब कुछ सच साबित कर देगा, लेकिन वो भूल गया, इंसान का खौफ किसी भी सच्चाई से बहुत बड़ा होता है। सतेंद्र जायसवाल अब निखिल को कभी अपनी बेटे के आसपास भटकने नहीं देगा। काशवी हमेशा के लिए निखिल से दूर हो गई। दोनों शैतान अपनी जीत के नशे में अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। उन्हें अपनी मौत का या निखिल के खौफ का अब उतना डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने निखिल सिंघानिया को वो घाव दिया जो उसे पूरी जिंदगी तड़पाएगा। विहान ने अपने मन में जहर घोल कर कहा, तूने मुझे मारा था ना निखिल, तू मुझे जेल भेज सकता है, तू मेरी हड्डियां तोड़ सकता है, लेकिन जो दर्द आज मैंने तुझे दिया वो तेरे इस शरीर के दर्द से कई हजार गुना ज्यादा गहरा है। तू अब पूरी जिंदगी अपनी उस काशवी के लिए तड़पेगा, वो तेरी कभी नहीं हो पाएगी। दरवाजे के सामने खड़ा निखिल सिंघानिया अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसका माथा उस ठंडे लोहे के दरवाजे पर टिका हुआ था। उसकी आंखों में जो आंसू गिरे वो उस जमीन की धूल में मिलकर हमेशा के लिए खो गए। उसे एहसास हो गया कि वो जंग हार चुका है। वो अपनी दौलत से, अपनी ताकत से और अपने खून से हर दुश्मन को हरा सकता था, लेकिन एक पिता के डर को नहीं हरा सका। वो काशवी के परिवार का हिस्सा और विश्वास हार चुका था। राजीव जो पीछे खड़ा ये सब देख रहा था, उसकी आंखों में अपने बॉस की ये हालत देखकर नमी आ गई। उसने धीरे से आगे बढ़कर निखिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बॉस, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। अगर हम यहाँ और देर रुके तो शायद वो पुलिस को बुला लें या सतेंद्र जी को कोई और सदमा लग जाए। काशी मैम अंदर बहुत तकलीफ में होंगी। प्लीज बॉस, चलिए। राजीव की आवाज बड़ी भारी थी। निखिल ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में अब कोई आग नहीं थी, कोई जुनून नहीं था। वो आंखें पूरी तरह से खाली, वीरान और मुर्दा हो चुकी थी। उसने एक आखिरी बार उस बंद दरवाजे को छुआ, जैसे वो काशवी को चेहरे को छू रहा हो। निखिल ने बहुत ही खामोश और दर्दनाक आवाज में बुदबुदा कर कहा, मैं हार गया काशवी। मैंने कोशिश की थी, मैंने बड़ी कोशिश की एक अच्छा इंसान बनने की, लेकिन शायद मेरी किस्मत में सिर्फ अंधेरा ही लिखा है। मुझे माफ कर देना। निखिल धीरे धीरे मुड़ा। उसके कदम भारी थे। उसके पैरों पर जैसे किसी ने लोहा बांध दिया हो। वो लड़खड़ा कर अपनी गाड़ी की तरफ चला। उसने जमीन पर पड़े विहान और कबीर को देखा। उन दोनों की आंखों में जो खुशी की चमक थी वो निखिल से छुप नहीं पाई। निखिल के अंदर का एक बार फिर वो पुराना खूंखार और वहशी दरिंदा जाग उठा। निखिल ने बहुत ही खौफनाक और बर्फीली आवाज में अपने बाउंसर को ऑर्डर देकर कहा, इन दोनों कुत्तों को घसीट कर गाड़ी में डालो। उन्हें संविधा हवेली के पीछे वाले पुराने तहखाने में ले चलो। बाउंसर्स ने तुरंत विहान और कबीर को उठाकर गाड़ी के डिग्गे में जानवर की तरह फेंक दिया। वहीं निखिल अपनी गाड़ी में बैठा। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और वो काफिला उस सुनसान सड़क से अजीब खौफनाक शांति छोड़कर सिंघानिया एस्टेट की तरफ दौड़ पड़ा। गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ही घुटन भरा था। निखिल ने अपनी गर्दन पीछे सीट से टिका ली। वो लगातार छत की तरफ घूर रहा था। उसकी आंखों के सामने काशी का हंसता हुआ चेहरा आ रहा था। जब उसने उस कॉफी शॉप में बैठकर उससे कहा था, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है निखिल। निखिल ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ सोचा, भरोसा? इस दुनिया के भरोसे की कोई जगह नहीं। यहाँ सिर्फ फरेब, साजिश और दर्द है। जब काफिला सिंघानिया एस्टेट के उस भव्य और खौफनाक लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुआ,
तो रात के करीब 3 बज चुके थे। हवेली के चारों तरफ घना अंधेरा था। कुछ सुरक्षा लाइट जल रही थी। गाड़ियां हवेली के कुछ मुख्य हिस्से की तरफ नहीं गई, बल्कि निखिल के आदेश पर वो हवेली के पीछे वाले उस वीरान खौफनाक हिस्से की तरफ चली गई, जहां एक पुराना ब्रिटिश जमाने का अंडरग्राउंड तहखाना था। ये वो जगह था जहां निखिल सिंघानिया के सबसे बड़े दुश्मन अपनी आखिरी सांसें गिनते थे। यहाँ कोई भी चीख कर बाहर नहीं जा सकता था। और गाड़ियां रुकी। बाउंसर्स ने करीब कबीर और विहान को घसीट कर बाहर निकाला। उन दोनों की हालत अब खराब होने लगी थी। उन्हें एहसास हो गया कि उनका वो खुशी का नाटक अब उनके लिए मौत का फरमान बनने वाला है। तभी निखिल ने गाड़ी का उतर कर कहा, अंदर ले जाओ इन्हें। लोहे के उस भारी और जंग लगे दरवाजे को खोला गया। अंदर सीलन, अंधेरे और एक अजीब सी खौफनाक बदबू का साम्राज्य था। कबीर और विहान को घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लेकर जाया गया और ठंडे सीमेंट के फर्श पर फेंक दिया गया। दीवार पर जंजीरें लटक रही थी। तभी कबीर ने डर के मारे रोकर कहा, हमें हमें छोड़ दो निखिल। तुम्हारी काशवी तो वैसे भी तुम्हारी नहीं मिलेगी। हमें मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? तब विहान ने गिड़गिड़ाने लगा और उसने गिड़गिड़ा कर कहा, हाँ निखिल भाई, हमें पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन यहाँ मत रखो प्लीज। इसी बीच निखिल धीरे धीरे उन दोनों के करीब आया। उसके चेहरे पर एक ऐसा राक्षस वाला भाव आ चुका था जो किसी भी इंसान की रूह कपा दे। निखिल ने झुककर विहान के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा और उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर लिया। तभी निखिल ने अपने दांत भींच कर कहा, तूने सोचा था कि तू मेरे प्यार को तोड़कर चैन की सांस लेगा। सतेंद्र जी ने दरवाजा नहीं खोला। ये मेरी हार है, लेकिन उस हार का जो दर्द है ना, वो दर्द मैं तुम दोनों की रूह से उतारूंगा। निखिल की आवाज का उस तहखाने में दीवारों पर टकरा कर एक गूंज पैदा कर दिया। निखिल ने विहान को जमीन पर पटका और अपने बाउंसर्स की तरफ देखा। निखिल ने बहुत ही जहरीला और खौफनाक फरमान सुनाकर कहा, इन दोनों को उन जंजीरों से बांध दो। इन्हें ना तो पानी मिलना चाहिए और ना ही खाना। इन्हें दिन में 10 बार पीटो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ये मरने नहीं चाहिए। मुझे ये दोनों जिंदा चाहिए, रोज घुट घुट कर मरने के लिए। जब तक मेरी काशवी मुझे वापस नहीं मिल जाती, ये दोनों इसी नर्क में सड़ेंगे। बाउंसर्स ने तुरंत विहान और कबीर को उठाया और जंजीरों के अपने पैरों पर बांध दिया। उन दोनों की चीखें और मिन्नतें उस अंधेरे तहखाने में गूंजती रही, लेकिन वहां किसी के दिल ने उनके अंदर कोई रहम नहीं दिखाया। निखिल ने पलटकर वहां से कदम बढ़ा लिए। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने अपने दुश्मनों को उनके कर्मों की सजा दे दी, लेकिन उसके अपने सीने में जो आग जल रही थी, उसे बुझाने वाला कोई नहीं था। निखिल उस तहखाने से बाहर निकला, हवेली के मुख्य हिस्से की तरफ भारी कदमों से चलने लगा। उसका शरीर टूट चुका था। खून, पसीना, थकान उस पर हावी हो रहे थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसके दिल का जो भारीपन था, वो उसे सांस नहीं लेने दे रहा था। वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ। पूरा घर शांत था, नौकर सो रहे थे। निखिल लड़खड़ाते हुए कदमों से सीढ़ियां चढ़ने के बजाय सीधे बैकग्राउंड फ्लोर पर उस बने कमरे की तरफ गया जहां उसकी जिंदगी का इकलौता सुकून बसता था, उसकी दादी का कमरा। दादी अभी सो रही थी। कमरे में सिर्फ भगवान की मूर्ति के सामने एक छोटा दिया जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी पूरे कमरे में एक बहुत ही पवित्र और शांत माहौल बना रही थी। निखिल ने दरवाजा बड़ी धीरे से खोला और अंदर दाखिल हुआ। नींद दादी की नींद बड़ी कच्ची थी। दरवाजे पर हल्की आहट सुनकर उनकी आंखें खुल गई। जैसे ही उनकी नजर पोते पर पड़ी, उनके मुंह से एक डरी हुई चीख निकली। उन्होंने घबरा कर कहा, हे भगवान, निखिल, ये क्या हालत बना ली मेरे बच्चे तूने। ये कहकर दादी अपने बिस्तर से घबरा कर उठी। निखिल के कपड़े फटे हुए थे। सफेद शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। जो इंसान पूरी दुनिया के लिए खौफनाक शैतान था, वो आज अपनी दादी के सामने एक छोटा, लाचार और डरा हुआ बच्चा बन रहा था। निखिल के पैर लड़खड़ाए। वो कुछ नहीं कह पाया। वो सीधा जाकर दादी के पैरों के पास जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने दादी के पैरों में गिरकर कहा, दादी। निखिल की आवाज पूरी तरह से फट चुकी थी। उसने अपनी सिर दादी को गोद में रखा और फपक कर रोने लगा। निखिल सिंघानिया, वो इंसान जिसकी आंखों में कभी किसी ने आंसू नहीं देखे, वो आज एक छोटे बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। दादी का कलेजा अपने पोते की इस हालात को देखकर फट गया। उन्होंने अपने कांपते हाथों से निखिल के बिखरे बालों को सहलाना शुरू किया। उनके खुद के आंसू बहने लगे। दीदी ने पागलों की तरह सवालों की झड़ी लगाकर कहा, क्या हुआ मेरी जान?
तू इतना रो क्यों रहा है बेटा? ये खून कैसा है? क्या किसी ने तुझ पर हमला किया? काशवी तो ठीक है ना? निखिल ने सिसक कर बहुत ही मुश्किल से अपने शब्दों को जोड़कर कहा, मैं मैं हार गया साथी। मैं सब कुछ हार गया। मेरी काशवी, वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई। दादी ने घबरा कर कहा, क्या क्या कह रहा है तू? ऐसा क्या हो गया अचानक? तब निखिल ने अपनी दादी की गोद में सिर रखकर वो सारी दर्दनाक दास्तान सुनाना शुरू कर दिया। उसने बताया कि कैसे उस चैरिटी अस्पताल में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, कैसे उसने सतिंदर जी के पैर छुए, लेकिन फिर कैसे कबीर और विहान के भेजे गुंडों ने भरी महफिल में काशवी की इज्जत उछाली, कैसे उसने काशवी को रखेल कहा और उस पर गंदे इल्जाम लगाए। निखिल ने अपने आंसुओं को पोंछ कर कहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ दादी। मैंने कसम खाई थी कि मैं बंदूक नहीं उठाऊंगा, मैं शराफत से रहूंगा। लेकिन जब किसी ने मेरी काशवी के चरित्र पर उंगली उठाई तो मेरे अंदर का वो शैतान आ गया बाहर। मैंने उन गुंडों को मारा दादी। मैंने मीडिया और सतिंदर जी के सामने उनके चेहरे खून से लाल कर दिए। दादी चुपचाप सुन रही थी। एक औरत होने के नाते वो समझ सकती थी किसी लड़के के सम्मान के लिए आशिक क्या कर सकता है। निखिल ने दर्द भरी आवाज में कहा, लेकिन सतिंदर जी ने मेरी इस लड़ाई को मेरा पागलपन और मेरी गुंडागर्दी समझ लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी 30 दिन की शर्ट टूट गई। वो काशवी का हाथ पकड़कर वहां से ले गए दादी। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी को एक कातिल के हाथ में नहीं देंगे। निखिल ने फूट फूट कर रोकर बताया कि कैसे विहान और कबीर को लेकर जायसवाल हाउस के बाहर गया था। उसने दादी से कहा, मैं वहां दरवाजा पीटता रहा दादी। मैं गिड़गिड़ाता रहा कि एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने उन दोनों साजिशकर्ता को उनके सामने खड़ा कर दिया, लेकिन सतिंदर जी ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी दादी। उन्होंने मुझे हमेशा के लिए अपने घर और काशी की जिंदगी से बाहर निकाल दिया है। ये कहते हुए निखिल ने अपना चेहरा दादी की हथेलियों में छुपा लिया और आगे कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है दादी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा दिल सीने से खींचकर बाहर निकाल दिया हो। मैं क्या करूं? मैं काशू के बिना नहीं जी पाऊंगा दादी। मैं सच में मर जाऊंगा। दादी की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने अपने पोते की इस तड़प को बड़ी गहराई से महसूस किया। उन्होंने निखिल का चेहरा ऊपर उठाया और अपनी साड़ियों के पल्लों से उसके आंसू और खून के धब्बों को बड़े ही प्यार से पोंछा। दादी ने बड़ी ही दृढ़ता और अजीब सी ताकत भरी आवाज में कहा, रो मत मेरी शेर, रो मत। ये जो दर्द आज तू सह रहा है ना, ये तेरी मोहब्बत की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। सतिंदर जी एक पिता है, उन्होंने जो देखा उस पर उनका डरना लाजमी है। लेकिन तूने जो किया वो भी एक सच्चे प्यार करने वाले का धर्म था। तूने अपनी काशी की इज्जत के लिए अपनी शराफत की कसम तोड़ी। ये तेरा गुनाह नहीं, ये तेरी मोहब्बत की सबसे बड़ी सच्चाई है। दादी ने निखिल की आंखों में आंखें डालकर एक बड़ा ही खौफनाक और बड़ा फैसला सुनाकर कहा, सतिंदर जी ने दरवाजा बंद किया है ना, कोई बात नहीं। अब हम उन्हें मजबूर करेंगे कि वो दरवाजा खोलने के लिए। उन्होंने सिर्फ तेरा गुस्सा देखा है, अब वो तेरी मोहब्बत की ताकत देखेंगे। तो फिक्र मत कर मेरे बच्चे। अगर ये दुनिया तेरे और काशी के प्यार के बीच में दीवार बनेगी तो ये दादी उस दीवार को तोड़कर रख देगी। दादी की आंखों में एक ऐसी आग और दृढ़ निश्चय था जिसने निखिल के टूटे दिल में एक बार फिर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगा दी। निखिल ने बच्चों के जैसे मासूमियत से पूछा, हम कल ही कुछ करेंगे दादी? दादी ने निखिल के सिर को चूम कर कहा, हाँ मेरी जान, अब इस खेल का आखिरी पन्ना मैं लिखूंगी। सतेंद्र जायसवाल को अब सच्चाई और मेरे खानदान की इज्जत का सामना करना पड़ेगा। तुम बस हौसला रख। निखिल अपनी दादी की गोद में सिर रखकर उस थकान, उस दर्द और उम्मीद के बीच धीरे धीरे एक भारी नींद में जाने लगा। लेकिन इस शांति और दादी के बीच इस वचन के लिए उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अरोड़ा अरोड़ा की नाम की वो जहरीली लगन अभी भी जिंदा है। विहान और कबीर तो निखिल के तहखाने में कैद हो गए थे, लेकिन इस पूरी साजिश की असली मास्टरमाइंड आहिरा अब अपना सबसे खौफनाक और आखिरी दांव चलने के लिए तैयारी कर रही थी। वहीं उधर जायसवाल हाउस के छोटे से लेकिन खुशियों से भरे हुए घर के अंदर आज एक ऐसा मनहूस और डरावना सन्नाटा पसरा था जो किसी भी इंसान की रूह कपा दे। रात का तीसरा पहर चल रहा था और थकान, बेबसी और एक पिता का भयंकर खौफ जो अपनी बेटी के साक्षात मौत के मुंह में जागते हुए अपने आप में उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। कुछ ही घंटों पहले चैरिटी अस्पताल में जो खूनी तमाशा हुआ उसने सतिंदर जी के दिल और दिमाग पर ऐसा आघात फेरा कि अब वो किसी भी तर्क, किसी सच्चाई
किसी भी भावना को समझने की स्थिति में नहीं थे। उनके लिए निखिल सिंघानिया सिर्फ और सिर्फ एक कातिल, एक राक्षस और एक ऐसा दरिंदा जो उनकी बेटी को जिंदा निगल जाना चाहता था। उनके ठीक सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठी काशवी फूट फूट कर रो रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं की अनगिनत लकीरें सूख चुकी थी, लेकिन आंखों से पानी का बहना बंद नहीं हो रहा था। काशी के बाल बिखरे हुए थे और उसकी आवाज उस पूरे रोते हुए तरह से बैठ चुकी थी। वो अपने पिता के पैरों को पकड़े हुए लगातार मिन्नतें कर रही थी। काशी ने सिसक कर अपने पिता के पैरों पर माथा रखकर कहा, डैड, डैड, भगवान के लिए मेरी एक बात सुन लीजिए, प्लीज डैड। आप जो सोच रहे हैं वो पूरा सच नहीं है। निखिल ने जो भी किया वो अपने गुस्से की वजह से नहीं किया डैड, उसने मेरे सम्मान के लिए किया था। उन गुंडों ने मेरे बारे में कितनी बातें कही, क्या आप वो भूल गए? निखिल ने तो मुझे उस सिर्फ भद्दी गालियों से बचाने के लिए उन पर हाथ उठाया था। सतेंद्र जी ने अपने झटके से पैर पीछे खींचे, उनका पूरा शरीर क्रोध से थरथरा रहा था। उन्होंने अपनी कांपती उंगली काशी की तरफ उठाई और एक खौफनाक दहाड़ के साथ कहा, चुप कर काशी, एक शब्द और नहीं। तो उस दरिंदे की वकालत कर रही है, तो उस कातिल के खून के सने हुए हाथों को सही ठहरा रही है। तो अंधी हो चुकी है काशवी, उस गुंडे ने तेरे दिमाग पर कोई काला जादू कर दिया है। वही निहारिका जी सोफे के कोने में दुबक कर रो रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पति को शांत करने की कोशिश करके कहा, सतिंदर जी शांत हो जाइए, आपका दिल कमजोर है, डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है। लेकिन सतेंद्र जी आज किसी की नहीं सुनने वाले थे। उन्होंने निहारिका दूर करके कहा, मेरा दिल कमजोर है और ये मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने अपनी जिंदगी की चिता सजा रही है, उसका क्या? तूने अपनी आंखों से नहीं देखा निहारिका? तूने नहीं देखा कि वो निखिल सिंघानिया मीडिया के सामने, कैमरे के सामने उस आदमी को कैसे जानवरों की तरह मार रहा था? वो इंसान नहीं, वो खूंखार भेड़िया है। मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को उस भेड़िए के पिंजरे में खुद अपने हाथों से कैसे धकेल दूं? काशवी ने जमीन से उठकर अपने पिता के सामने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में एक ऐसी तड़प थी जो पत्थर को पिघला दे। काशवी ने रोकर कहा, डैड, वो भेड़िया नहीं है, उसने मेरी जान बचाई है डैड। दुष्यंत दीक्षित के उन 20 खूंखार गुंडों के सामने वो निहत्था खड़ा था, सिर्फ मुझे बचाने के लिए। उसने सीने पर खंजर खाया डैड, उसका खून पानी की तरह बहा है, सिर्फ मेरी एक सांस बचाने के लिए। जो इंसान मेरे लिए मौत से लड़ सकता है, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? क्या वो मेरी हिफाजत नहीं कर सकता? तभी सिकंदर ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसकर कहा, हिफाजत? कैसी हिफाजत काशवी? जिस दुनिया में वो रहता है वहां गोलियां चलती है, वहां खून की नदियां बहती है। आज उसने तेरी जान बचाई, कल वो उसी के दुश्मन की गोली तेरे सीने के आर पार हो जाएगी। क्या तब वो तेरी हिफाजत करेगा? वो एक माफिया है काशवी। माफिया की दुनिया में औरतों का क्या हश्र होता है ये तू नहीं जानती। उनकी ये बात सुनकर नकुल, जो अब चुपचाप दीवार के सहारे सब सुन रहा था, उसने भी हिम्मत करके कहा, दीदी डैड सही कह रहे हैं। निखिल सिंघानिया का नाम मौत का दूसरा नाम है। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं दीदी, हम शांति से 2 रोटी खाकर जीने वाले हैं। उस खूनी दुनिया में हमारा कोई काम नहीं है। तभी काशिफ ने अपने भाई को डांट कर कहा, तो चुप रह नकुल। फिर उसने अपने पिता की तरफ देखकर कहा, डैड, वो 30 दिन की शर्त, आपने खुद मुझे 30 दिन का समय दिया था ना, अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। वो सुधर रहा था डैड, उसने अपने सारे काले धंधे बंद कर दिए हैं। उसने अस्पताल बनवाए, वो हमारे लिए, मेरे प्यार के लिए अपने आप को मिटाने को तैयार है। प्लीज डैड, बस एक और मौका, एक बार उसे मिलकर बात कर लीजिए डैड। तभी सतेंद्र ने चिल्लाकर कहा, कभी नहीं। सतेंद्र जी की दहाड़ से घर की खिड़कियों के शीशे झनझना गए। सतेंद्र जी ने आगे बढ़कर काशी की कलाई को बहुत ही जोर से पकड़कर कहा, मैं उस शैतान की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और तू आज के बाद उस निखिल सिंघानिया का नाम अपनी जबान पर नहीं लाएगी, ना ही तू उस घर के चौखट पार करेगी। उनकी आंखों में एक पिता को निर्मल जिद थी, जो अपने संतान की भलाई के लिए दुनिया के किसी भी नियम को तोड़ने के लिए तैयार होती है। सतेंद्र जी ने काशी की कलाई को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था, काशी दर्द से करहा उठी। वो उसे लगभग घसीट कर उसके कमरे की तरफ लेकर जाने लगी। तभी निहारिका जी घबरा कर पीछे दौड़ी। उन्होंने सतेंद्र जी को रोकने की कोशिश करके कहा, सतेंद्र जी छोड़ दीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं? बच्ची है वो, उसे ऐसे मत घसीटिए। लेकिन सतेंद्र जायसवाल का दिमाग अब पूरी तरह से खौफ और जिद्द से सुन्न हो चुका था।
उन्होंने काशी को कमरे के अंदर धकेला। काशी लड़खड़ाकर अपने बिस्तर पर जा गिरी। इससे पहले कि काशी उठकर बाहर आ पाती, सतेंद्र जी ने झटके से कमरा बंद कर दिया। बाहर से ताला लगने की भारी आवाज आई। तभी काशी दौड़कर कमरे के पास आई। अपने दोनों हथेलियों से दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। उसने अपने पापा के आगे गिड़गिड़ा कर कहा, डैड, दरवाजा खोलिए डैड। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते डैड। मैं निखिल से प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना मर जाऊंगी डैड। प्लीज दरवाजा खोलिए। बाहर खड़े सतेंद्र की आंखों में आंसू बह रहे थे। एक पिता के लिए अपनी बेटी को कमरे में कैद करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उनके लिए उनकी बेटी की जान उनके आंसू से ज्यादा कीमती थी। दरवाजे पे बाहर खड़े रोकर सतेंद्र ने कहा, तू जब इस पागलपन से बाहर नहीं आएगी काशी, तो इसी कमरे में बंद रहेगी। तू मुझे बुरा बाप समझकर, तू मुझसे नफरत कर, लेकिन मैं जीते जी तुझे उस कातिल के हाथों में नहीं सौंपूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। अंदर से काशू के रोने की, दरवाजा पीटने की आवाजें आ रही थी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, डैड, निखिल बहुत अच्छा है डैड। वो आपके सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसने आपके लिए अपना गुरूर तोड़ दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड? काशू जमीन पर बैठ गई। उसका सिर उस बंद दरवाजे पर टिका हुआ था। उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने फर्श को भिगो दिया। उसे निखिल की बड़ी याद आ रही थी। वो जानती थी कि निखिल बाहर कितना तड़प रहा होगा। उसने निखिल की आवाज सुनी थी जब निखिल दरवाजे से बाहर सतेंद्र जी को पुकार रहा था। काशू ने सिसक कर कहा, मुझे माफ कर दो निखिल, मैं बहुत मजबूर हूँ। वहीं हॉल में निहारिका जी सतेंद्र जी के सीने पर लगकर रो रही थी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, ये हमारी बच्ची की किस्मत में क्या लिख दिया भगवान ने। वो गुंडा हमारी बच्ची को चैन से जीने नहीं देगा। सतेंद्र जी ने गहरी सांस ली और कहा, हम सुबह होते ही शहर छोड़ देंगे निहारिका। हम काशी को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, जहां वो शैतान निखिल सिंघानिया कभी हमारी बेटी तक नहीं पहुंच पाएगा। रात के करीब 3 बज चुके थे। घर में काशू के सिसकने की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। सतेंद्र जी और निहारिका सोफे पर बेसुध थे। थकान और मानसिक तनाव ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। तभी खट 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 घर के मेन दरवाजे पर धीमी लेकिन स्पष्ट दस्तक हुई। इस दस्तक ने पूरे सन्नाटे को चीर दिया था। सतेंद्र जी और निहारिका अपनी जगह से ऐसे उछले जैसे कोई करंट लग गया हो। नकुल जो अपने कमरे में सो रहा था, वो भी घबरा कर बाहर आ गया। निहारिका जी ने कांपती आवाज में फुसफुसा कर कहा, इतनी इतनी रात को कौन हो सकता है? उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी सतेंद्र जी ने अपने दांत पीस कर कहा, वो दरिंदा फिर आ गया होगा। मैंने कहा था ना, वो माफिया है। वो दरवाजा तोड़कर हमारी बेटी को ले जाएगा। उनका शरीर क्रोध और डर से कांपने लगा। तभी फिर से खट 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 की दस्तक हुई। नकुल ने डर कर कहा, डैड, पुलिस को फोन कीजिए डैड। सतेंद्र जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने पास रखी मेज से एक भारी लकड़ी का डंडा उठाकर कहा, पुलिस हमारे पहुंचने से पहले वो हमारा घर जला देगा। मैं देखता हूं कि वो क्या चाहता है। आज मैं उसके सामने झुकने वाला नहीं हूं। सतेंद्र जी भारी कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़े। निहारिका जी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने हाथ से उन्हें पीछे रहने का इशारा किया। सतेंद्र जी ने धड़कते हुए दिल के साथ धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली और हल्का सा अपनी तरफ खींचा। बाहर जो नजारा था उसे देखकर सतेंद्र जी की आंखें फटी रह गई। वहां निखिल सिंघानिया नहीं था। वहां कोई खूंखार बाहुबली या हथियारों से लैस कमांडो नहीं था। वहां एक बहुत ही हसीन, मॉडर्न और रईस दिखने वाली लड़की खड़ी थी। उसने एक बहुत ही सभ्य और महंगे डिजाइनर कपड़ों का लिबास पहना था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही मासूमियत भरा हमदर्दी का भाव था, जो असल में उसकी शैतानी फितरत पर एक बहुत गहरा और जहरीला नकाब था। यह हिरा अरोड़ा थी। आहिरा ने अपने होठों पर एक बहुत ही मीठी, संस्कारी मुस्कान लाकर हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते सतेंद्र अंकल। मुझे माफ कीजिएगा, मैं इतनी रात को आपके घर पर इस तरह बिना बुलाए आ गई। वहीं उसको देखकर सतेंद्र जी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने डंडा नीचे कर कहा, तुम तुम कौन हो बेटा, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उनकी ये बात सुनकर आगे से आहिरा ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो बड़े दुख में हो। उसने अपनी आंखों में झूठे आंसुओं की एक परत लाकर कहा, मेरा नाम आहिरा है अंकल, आहिरा अरोड़ा। मैं इस शहर के अरोड़ा परिवार की बेटी हूँ, और मैं उस इंसान की असलियत आपको बताने आई हूँ
जिसने आपकी बेटे की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की। मैं निखिल सिंघानिया के उस काले और घिनौने सच का पर्दाफाश करने आई हूँ, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। निखिल सिंघानिया का सच। ये शब्द सुनते ही सतेंद्र का खून जम गया। निहारिका और नकुल भी धीरे से दरवाजे के पास आ गए। आहिरा के मुंह से निखिल का नाम सुनते ही वो भी इतनी हमदर्दी भरी आवाज में सतेंद्र जी को लगा कि शायद ये लड़की उन्हें कोई ऐसा सच बताने आई है जो उनकी बेटी की आंखें खोलने में काम आएगा। सतेंद्र जी ने दरवाजा पूरा खोलकर कहा, अंदर आ जाओ बेटा। आहिरा अरोड़ा, वो जहरीली नागिन, अपने बड़े संस्कारी और शरीफ नकाब के साथ जायसवाल हाउस के अंदर दाखिल हो गई। उसने चारों तरफ घर को देखा। वो छोटे से लेकिन साफ सुथरे घर को देखकर आहिरा को अंदर ही अंदर घिन आ रही थी, लेकिन उसके अपने चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी का भाव बनाए रखा। आहिरा को सोफे पर बैठाया गया। निहारिका जी ने उसे पानी दिया और सतेंद्र जी ने बड़ी ही बेताबी और घबराहट के साथ पूछा, तुम निखिल सिंघानिया के बारे में क्या जानती हो बेटा? और तुम्हारी हमारी काशू के बारे में भी कैसे जानती हो? आहिरा ने पानी का गिलास मेज पर रखा। उसने बड़े ही शातिरना लहजे में नाटक शुरू करके कहा, अंकल, निखिल सिंघानिया वो दरिंदा है जिसने ना जाने कितने इज्जतदार परिवारों की बेटियों को अपने पैरों तले कुचला है। जब मैंने आज टीवी पर हॉस्पिटल के उस फंक्शन का तमाशा देखा और जब मुझे पता चला कि वो आपकी मासूम बेटी काशवी को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझसे रहा नहीं गया अंकल। आहिरा ने सतेंद्र जी की आंखों में सीधा देखकर आगे कहा, मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ हो, और वो आपकी बेटी काशवी के साथ भी हो। तभी निहारिका जी ने घबरा कर पूछा, तुम्हारे साथ? क्या किया उस शैतान ने तुम्हारे साथ? आहिरा ने अपनी आज में एक ऐसा दर्द घोल लिया जो किसी भी माँ बाप के दिल को दहला दे। आहिरा ने सफेद झूठ बोलकर कहा, अंकल, मैं भी कभी निखिल की उन मीठी और झूठी बातों के जाल में फंस गई थी। वो शुरुआत में बड़ा अच्छा बनता है, वो दिखाता है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो बदल चुका है। वो लड़कियों के लिए अपनी जान दांव पर लगाने का नाटक करता है ताकि लड़कियां उसे भगवान समझने लगे। काशवी के साथ भी वो यही कर रहा है ना? सतेंद्र और निहारिका ने एक दूसरे को देखा। आहिरा की बातें बिल्कुल वैसी ही थी जैसा निखिल ने काशी के साथ किया। वो जान दांव पर लगाकर काशी को बचाने का नाटक कर रहा था, और कम से कम उन्हें तो यही लग रहा था। सतेंद्र जी ने हामी भर कर कहा, हाँ बेटा, वो मेरी काशी को भी यही लग रहा है कि वो सुधर गया है। उसने मेरी बेटी को अपने प्यार के फ्रेम में फंसा लिया है। वो मेरी अब एक बात भी सुनने को तैयार नहीं। आहिरा के होठों पर एक बहुत ही बैरक शैतानी मुस्कान आ गई जिसे कोई नोटिस नहीं कर पाया। उसका जाल बिल्कुल सही दिशा में बिछ चुका था। आहिरा ने अपनी आवाज को भारी करके कहा, निखिल सिंघानिया कभी नहीं सुधर सकता अंकल। वो एक पैदाइशी अयाश और औरतों का शिकारी है। आपको क्या लगता है कि काशी उसकी जिंदगी की पहली लड़की है? नहीं अंकल, निखिल ने अपने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ अपनी दौलत के नशे में औरतों के जिस्म को खेल समझा है। सतेंद्र जी का शरीर गंदी बात सुनकर कांप गया। एक पिता के रूप में वो अपनी बेटी के होने वाले पति के बारे में ऐसी घिनौनी बात नहीं सुन पा रहे थे। सतेंद्र जी ने हकला कर कहा, क्या क्या बकवास कर रही? आहिरा ने अपना मास्टर प्लान खोलकर निखिल के चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू करके कहा, बकवास नहीं अंकल, यही वो खौफनाक सच है जिसे निखिल अपनी उस शराफत के पैंट कोट के नीचे छुपा कर रखता है। आहिरा ने सतेंद्र जी और निहारिका जी के दिमाग में निखिल के खिलाफ नफरत को तेजाब डालना शुरू किया जो किसी भी रिश्ते को हमेशा के लिए गिला सकता था। आहिरा ने पूरी कहानी कर कहा, अंकल, निखिल सिंघानिया जब महज 20 साल का था तभी से उसने अपने अय्याशी के अड्डे बनाने शुरू कर दिए थे। वो शहर के सबसे गंदे और अंडरग्राउंड रेव पार्टियों का राजा हुआ करता था। आपको पता है वहाँ क्या होता है? वहाँ ड्रग्स, शराब, मासूम लड़कियों की आबरू के सौदे होते हैं। निखिल जब उन पार्टियों में अकेली लड़कियों के पैसों को लालच देकर लाता था, फिर उन्हें अपने दोस्तों के बीच आहिरा ने वाकया अधूरा छोड़ दिया और अपनी आंखें नीची कर रही, जैसे वो कुछ आगे बोलने में शर्म महसूस कर रही हो। नहीं, उसकी बात सुनकर निहारिका जी के मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने चीख कर कहा, हे मेरे राम, कितना नीच इंसान है वो। तभी आहिरा ने आगे कहा,
अंकल, निखिल एक उसूल है। वो किसी भी लड़की को तब तक अपने साथ रखता है जब तक वो उसका खिलौना नहीं नया रहता है। उसे ने शहर के कई टॉप मॉडल्स, कई रईस घर की बेटियों को अपने प्यार के जाल में फंसाया। वो उन्हें महंगे तोहफे देता है, उनके लिए दुनिया से लड़ने का नाटक करता है। लेकिन जिस दिन वो लड़कियां उस पर अपना हक जताना शुरू करती हैं, उस दिन वो उसे शादी की बात करती हैं, तो निखिल अपना वो खूंखार रूप दिखाता है, जिसने आज जैसे उसने मीडिया में सामने दिखा दिया था। ये कहकर आहिरा ने अपनी आवाज को अंदर एक झूठा खौफ लाकर आगे कहा, वो उन लड़कियों को जानवरों की तरह मारता है। उनसे कई लड़कियों के चेहरे पर तेजाब फेंकने की भी धमकियां दी है अंकल। उसने कई लड़कियों के परिवार वालों को अपने गुंडों से पिटवाया। मैं खुद उसकी गवाह हूं अंकल। उसने मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त नताशा को इसी तरह बर्बाद किया। आज वो बेचारी लड़की डिप्रेशन की गोलियां खाकर पागल खाने में अपनी जिंदगी काट रही है। वहीं उसकी ये बातें सुनकर सतिंदर जी का सीना दर्द से फटने लगा। उनके माथे पर पसीना आ गया और उनका वो डर, वो जो अब तक काशी को समझा रहे थे, आज अहिरा की बातों से 100% सच साबित हो गया था। सतिंदर जी ने कांपते हुए अपनी पत्नी से कहा, यह शैतान मेरी बेटी को जिंदा खा जाएगा निहारिका। मैंने कहा था ना कि इंसान कभी नहीं बदल सकता। ये पैदाइशी कातिल और अय्याश है। तभी आहिरा ने अपनी चाल को और गहरा करके कहा, अंकल, निखिल काशवी से प्यार नहीं करता। उसके जैसे इंसान को प्यार का मतलब ही नहीं पता। काशवी उसके लिए सिर्फ नया शिकार है। वो काशवी के पीछे इसलिए पागल है क्योंकि काशवी ने उसे शुरुआत में ठुकरा दिया था। निखिल का वो डॉन वाला ईगो हर्ट हो गया था। वो सिर्फ काशवी का गुरूर तोड़कर उसे अपने बिस्तर तक लाना चाहता है। और जिस दिन काशवी ने खुद को सौंप दिया, अगले दिन ही निखिल उसे किसी कचरे के डब्बे की तरह फेंक देगा, जैसे उसने बाकी लड़कियों को फेंका है। उसकी बात सुनकर सतिंदर ने जोर से चिल्लाकर अपना सिर पकड़ लिया और बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को उस दरिंदे का हवस का शिकार नहीं बनने दूंगा। आहिरा की आंखों में जीत की एक जहरीली चमक आ गई थी। उसने सतिंदर जी का वो ब्रेन वॉश कर दिया, जिसे अब कोई सच्चाई नहीं धो सकती। तभी निहारिका जी ने रोकर पूछा, लेकिन आहिरा बेटा, तुमने हमें ये सब क्यों बताया? तुम तो इतने बड़े घर की बेटी हो, तुम क्यों हमारी मदद कर रही हो? उसकी बात सुनकर आहिरा ने एक बहुत ही शातिर और मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, आंटी, मैंने आपको बताया ना, मैं नहीं चाहती कि किसी और मासूम लड़की की जिंदगी उस दरिंदे के हाथों में बर्बाद हो। मैं काशू का वो हश्र नहीं देख सकती जो उसने बाकी लड़कियों का किया। और दूसरी बात, ये कहकर उसने हल्का सा पोज लेकर आगे कहा, मैं जानती हूँ कि आप लोग विहान राठौड़ से काशू की शादी करवाना चाहते हैं। सतिंदर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे पता? आहिरा ने प्लान को आगे बढ़ाकर कहा, शहर में सब कुछ पता चल जाता है अंकल। विहान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो एक बहुत ही शरीफ, सीधा और संस्कारी लड़का है। निखिल को जब पता चला कि काशवी की शादी विहान से होने वाली है, तो उसने विहान को फंसाने के लिए बहुत घिनौनी साजिश रची। उसकी बात सुनकर सतिंदर चौंक गए। उन्होंने हैरान होकर कहा, क्या निखिल ने साजिश रची? तब याहिरा ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा झूठ बोलकर कहा, हाँ निखिल, विहान ने कोई जुआ नहीं खेला था। विहान ने किसी लड़की को ब्लैकमेल नहीं किया। निखिल सिंघानिया ने पुलिस को रिश्वत देकर नकली सबूत बनवाकर विहान को फंसाया, ताकि वह विहान को काशवी की जिंदगी से हटा सके और खुद काशवी पर कब्जा कर सके। निखिल ने ही विहान को नकली वॉइस रिकॉर्डिंग बनवाई थी। उसकी ये बातें सुनकर सत्येंद्र जी और निहारिका के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उनके दिमाग में वो सारी कड़ियां जुड़ने लगी। उन्हें लगा कि निखिल ने सच में विहान को फंसाया है, और क्योंकि वो काशवी को पाना चाहता था। निखिल निहारिका जी पागलों की तरह रोने लगी। उन्होंने रोकर कहा, हे मेरे भगवान, कितना बड़ा राक्षस है वो इंसान। उसने एक शरीफ लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ हमारी बेटी को पाने के लिए। वहीं सतेंद्र जी ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उनका खून अब नफरत से इस कदर उबलने लगा कि अगर निखिल उनके सामने होता तो वो खुद उनका कत्ल कर दे। सतेंद्र जी ने बदबुदा कर कहा, विहान बेकसूर है। मैंने उस शरीफ लड़के को गलत समझा। मैं उस कातिल निखिल ने मेरी बेटी की जिंदगी को नरक बना दिया। बाहर ये सब जहरीला खेल खेला जा रहा था। तब काशवी अपने कमरे में बंद अंदर जमीन पर लेटी हुई। उसका कान दरवाजे के बिल्कुल पास था। काशवी ने आहिरा की वो एक एक बात, एक एक झूठ साफ तरीके से सुन लिया था। काशवी का खून खोल रहा था। उसकी आंखें नफरत और गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो आहिरा अरोड़ा को बहुत अच्छे तरह से जानती थी। वो जानती थी कि औरत कितनी नीच और घिनौनी है। काशवी ने अपने दांत पीस कर कहा, झूठी डायन, तो मेरे डैड को भड़का रही है, तो मेरे निखिल को अय्याश बता रही है।
तो विहान जैसे घटिया और गिरे इंसान को बेकसूर साबित कर रही है। काशे का मन कर रहा था दरवाजा तोड़कर बाहर निकले, आहिरा के बाल नोचकर उसे घर से बाहर फेंक दे। वो अपने डैड को चीख चीख कर बताना चाहती थी कि आहिरा खुद निखिल के पीछे पागल है और ये सारी मन गढ़ंत कहानियां सिर्फ इसलिए सुना रही है ताकि काशवी निखिल को छोड़ दे। लेकिन काशवी मजबूर थी। बाहर से ताला लगा हुआ था। वो जितनी भी जोर से दरवाजा पीटती, उसके डैड आहिरा के उस जहर के असर में और भी नहीं सुनते। काशवी ने अपने पापा को समझाने की कोशिश करके कहा, डैड, डैड इस नागन की बातों में मत आइए। वो निखिल ऐसा नहीं है डैड। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। उसने विहान को नहीं फंसाया। विहान सच में एक शैतान है। डैड प्लीज मुझे बाहर निकालिए। काशवी दरवाजे के पास रोते बदबुदा रही थी, लेकिन बाहर काशवी की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। आहिरा ने अपना काम बड़ी सफाई से कर लिया। उसने सतिंदर जी के दिमाग में निखिल के लिए जो खौफ था, उसे एक भयानक नफरत में बदल दिया था, जिसे अब दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती थी। तभी आहिरा ने अपनी जगह से उठकर कहा, अंकल मैं चलती हूँ। मुझे जो आपको आगाह करना था मैंने कर दिया। अब काशवी की जिंदगी आपके हाथ में है। उसे उस दरिंदे से बचा लीजिए और हो सके तो विहान से एक बार बात कर लीजिएगा। वो बेकसूर लड़का जेल में उस निखिल की वजह से सड़ रहा है। आहिरा ने सतिंदर जी के सामने हाथ जोड़े बड़े संस्कारी तरीके से वहां से विदा ली। और जब आहिरा घर से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी, खौफनाक और विजयी मुस्कान थी। उसने अपनी गाड़ी में बैठकर एक जोरदार ठहाका लगाया। आहिरा ने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, चेकमेट निखिल सिंघानिया। अब सतिंदर जायसवाल खुद अपनी बेटे की शादी विहान राठौड़ से करवाएगा और तुम अपनी इस नफरत शराफत के घमंड में अपनी काशवी को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। वहीं आहिरा के जाने के बाद जायसवाल हाउस में एक भयानक और खामोश तूफान छा गया। सतिंदर जी अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़े थे। उनकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एक पिता की वो निर्मम जिद थी, जो अपने बेटे की रक्षा के लिए पूरी दुनिया से टकराने को तैयार थी। उन्होंने निहारिका जी को तरफ देखकर कहा, निहारिका, कल सुबह होते ही शहर के सबसे अच्छे वकील से मिलेंगे और मैं उस विहान राठौड़ को जेल से बाहर निकालूंगा। उस बेकसूर लड़के ने हमारी बेटी के लिए उस माफिया का कहर झेला है। आगे से निहारिका ने रोकर पूछा, और काशवी? सतिंदर ने काशवी के बंद दरवाजे की तरफ देखा। उनकी आवाज में अब कोई दया नहीं थी। सतिंदर जी ने एक ऐसा खौफनाक और अटल फैसला सुनाया जिसने कमरे के अंदर खड़ी काशवी की रूह को कपा दिया। उन्होंने साफ आवाज में कहा, काशवी की शादी आज से ठीक 7 दिन बाद उसी विहान राठौड़ से होगी। अगर मुझे अपनी बेटे को बेहोश करके मंडप में बैठाना पड़े तो मैं बिठाऊंगा, लेकिन मैं उसे उस अय्याश कातिल दरिंदर निखिल के पास कभी नहीं जाने दूंगा। 7 दिन बाद काशवी जायसवाल हमेशा के लिए काशवी राठौड़ बन जाएगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये कहकर सतिंदर जी अपने कमरे में चले गए। वहीं उनका फैसला सुनकर बंद कमरे में काशवी जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। 7 दिन। उसके डैड ने 7 दिन बाद उसकी शादी और उसके शैतान विहान से तय कर दी, वो भी आहिरा के उस जहरीले झूठ की वजह से। काशवी पागलों की तरह रोने लगी। उसकी पूरी दुनिया उजड़ रही थी। उसका निखिल जो कहीं दूर उसकी उस बेबसी से अनजान उसकी शराफत की लड़ाई लड़ रहा था, वो हारने वाला था। काशवी ने सिसक कर अपने दिल में पुकार कर कहा, निखिल, मुझे बचा लो निखिल। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। अगर मेरी शादी विहान से हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी निखिल, मैं अपनी जान दे दूंगी। रात का अंधेरा अब एक खौफनाक सुबह की तरफ बढ़ रहा था। आहिरा और विहान का वो जहरीला प्लान पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। सतिंदर जायसवाल ने निखिल सिंघानिया को अपनी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया था। वहीं उधर दूसरी तरफ सिंघानिया एस्टेट के उस खौफनाक और सर्द रात ने धीरे धीरे सुबह की मध्यम और उदास रोशनी के आगे घुटने टेक दिए। सूरज निकल तो आया था, लेकिन सिंघानिया हवेली के ऊपर छाए वो काले और घने बादल अभी भी किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहे थे। हवेली के अंदर का सन्नाटा किसी शमशान घाट से ज्यादा डरावना महसूस हो रहा था। लेकिन इस खामोशी के बीच हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर हलचल शुरू हो चुकी थी। निखिल सिंघानिया, जो कल रात तक अपनी दादी की गोद में टूटे हुए बच्चे की तरह फूट फूट कर रोया था, आज सुबह एक बिल्कुल नए अवतार में खड़ा था। उसकी आंखों से वो आंसू अब पूरी तरह सूख चुके थे और उनकी जगह एक अजीब सी शांत लेकिन भयंकर दृढ़ता ने ले ली। रात भर दादी के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अगर ये दुनिया तेरे और काशू के प्यार के बीच दीवार बनेगी तो ये दादी उस दीवार को तोड़ कर रख देगी। निखिल ने आज कोई काला और खौफनाक सूट नहीं पहना। उसने एक बहुत साधारण सफेद रंग का लिनन का कुर्ता पजामा पहना।
उसके बाएं कंधे पर पट्टी को डॉक्टर ने सुबह ही आकर बदल दिया था। हालांकि जख्म अभी गहरा था और हर हरकत के साथ उसे टीस उठ रही थी, लेकिन निखिल के चेहरे पर दर्द की एक लकीर तक नहीं थी। आज उसे अपनी ताकत और अपना खौफ नहीं दिखाना था, बल्कि आज उसे अपनी दादी के साय में एक सच्चे आशिक और एक जिम्मेदार इंसान की तरह जायसवाल हाउस जाना था। तभी हवेली की वो पुरानी नक्काशीदार लकड़ी की सीढ़ियों से दादी नीचे उतर कर आई। दादी का रूप आज देखने लायक था। उन्होंने एक बहुत ही भारी क्रीम रंग की बनारसी सिल्क की साड़ी पहनी थी, जिसके बॉर्डर पर सुनहरा काम था। सफेद बाल सलीके से पीछे बंधे हुए थे। उनके माथे पर एक बड़ी सी लाल बिंदी उनकी उन राजसी और खौफनाक आभा को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। उनके हाथों में उनके स्वर्गीय पति की चांदी की मुठ वाली छड़ी थी, जो सिंघानिया खानदान की इज्जत और ताकत का प्रतीक थी। दादी जब सीढ़ियां उतर रही थी, तो हवेली के सारे नौकर गार्ड्स और खुद राजीव भी सिर झुकाए खड़े थे। दादी ने निखिल के पास आकर अपने कदम रोके। उनकी आंखों में एक शेरनी जैसी चमक थी, जो अपने बच्चे के हक के लिए पूरी दुनिया से लड़ने जा रही थी। उन्होंने अपनी छड़ी को जमीन पर ठोक कर ठकठका कर कहा, तैयार है तू निखिल? आगे से निखिल ने बहुत ही आदर और विश्वास के साथ अपना सिर झुकाकर कहा, जी दादी, लेकिन क्या सतिंदर जी हमारी बात सुनेंगे? कल रात उन्होंने जो किया उसके बाद मुझे डर है, कहीं वो आपको देखकर भी दरवाजा ना बंद कर दे। मैं आपके सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दे सकता दादी। तभी दादी ने एक गहरी और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ कहा, दरवाजा बंद करना इंसानी फितरत है मेरे बच्चे, लेकिन उस दरवाजे को किस हद तक खटखटाना है, ये हमारी जिद तय करती है। आज मैं सिंघानिया खानदान की मालकिन बनकर नहीं, बल्कि एक दादी बनकर उस सतिंदर जायसवाल के सामने जाऊंगी। मैं देखूंगी कि एक पिता का खौफ एक दादी की मिन्नत और सच्चाई के आगे कैसे जीतता है। राजीव, दादी को कड़कदार आवाज राजीव तुरंत आगे आया और उसने सिर झुकाकर कहा, जी माँ जी। दादी ने सख्त लहजे में कहा, गाड़ियां तैयार करो, लेकिन याद रहे आज हमारे साथ बांसुर की वो खौफनाक फौज नहीं जाएगी। आज हम कोई जंग नहीं लड़ने जा रहे। आज सिर्फ दो गाड़ियां जाएंगी, मेरे और निखिल के साथ सिर्फ तुम और दो गार्ड सादे कपड़ों में होंगे। मैं नहीं चाहती कि सतिंदर जायसवाल के घर के बाहर कोई तमाशा हो, उन्हें किसी भी तरह का डर महसूस हो। उसकी ये बात सुनकर राजीव ने तुरंत हामी भरकर कहा, जी माँ जी, मैं भी तैयार करवाता हूँ। वहीं उनकी ये बातें सुनकर निखिल ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आज आर या पार की लड़ाई थी। या तो आज वो अपनी काशी को हमेशा के लिए पालेगा, या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। रात भर जायसवाल हाउस के उस छोटे से घर में किसी की आंख नहीं लगी। सतिंदर जायसवाल पूरी रात अपने कमरे के फर्श पर पागलों की तरह टहलते रहे। उनका सीना अभी भी खौफ और गुस्से की आग में जल रहा था। कल चैरिटी हॉस्पिटल में निखिल का वहशी रूप, और फिर आधी रात को खून से लथपथ गुंडों के साथ जायसवाल हाउस के दरवाजे पर आकर उसका वो खौफनाक तांडव, ये सब सतिंदर जी के दिमाग में किसी हॉरर फिल्म की तरह बार बार चल रहा था। सतिंदर जी ने अपनी हथेलियों से अपने चेहरे को रगड़कर लाल और सोजी हुई आंखों से खिड़की के बाहर देखा। सुबह हो रही थी। निहारिका जी बिस्तर के कोने पर बैठी अपनी साड़ू के पल्लों से आंसू पहुंच रही थी। सतिंदर जी अचानक रुके और उन्होंने एक बहुत ही भारी, कांपती हुई लेकिन एक खौफनाक जिद्द भरी आवाज में बोलना शुरू करके कहा, निहारिका, अब हमारे पास सोचने का वक्त नहीं बचा। वो शैतान निखिल सिंघानिया हमारी बेटी को निगल जाना चाहता है। कल रात तूने देखा ना, वो गुंडों को घसीट कर हमारे दरवाजे तक ले आया। वो हमें डरा रहा है। वो काशी पर अपना हक जता रहा है। अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी बेटी को जबरदस्ती इस घर से उठा ले जाएगा। उनकी ये बात सुनकर आगे से निहारिका घबरा उठी। उन्होंने रोकर कहा, तो हम क्या करें सतिंदर? पुलिस के पास जाएं? लेकिन पुलिस भी तो उसी माफिया की जेब में है। हम कहीं के नहीं रहे, हमारी बच्ची का क्या होगा? सत्येंद्र की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी डूबते इंसान के तिनकों का सहारा मिल गया। उन्होंने मुट्ठी कसकर कहा, एक रास्ता है निहारिका, सिर्फ एक रास्ता। हमें काशवी की शादी जल्द से जल्द आज पक्की करनी होगी, और वो कोई लड़का और नहीं विहान राठौड़ ही होगा। उनकी बात सुनकर निहारिका जी चौंक गई। उन्होंने हैरान होकर कहा, विहान? लेकिन सतिंदर जी, कल रात निखिल दरवाजे के बाहर उसी विहान राठौड़ का नाम लेकर चिल्ला रहा था। वो कह रहा था कि विहान ने वो गंदी साजिश रची है। उसने विहान को बाहर लाकर भी खड़ा किया था, और हमने विहान की आवाज भी सुनी थी। क्या सच में विहान? तभी सतिंदर जी ने जोर से दहाड़ कर कहा, चुप कर निहारिका, तो उस कातिल निखिल की बातों पर यकीन कर रही है? वो एक बहुत बड़ा साजिश करता है। उसने उस शरीफ लड़के को अगवा किया होगा, उसके सिर पर बंदूक रखी होगी, और उसे वो सब झूठ बोलने पर मजबूर किया होगा। निखिल चाहता है कि हम विहान से नफरत करने लगे, ताकि काशवी के लिए सिर्फ वो अकेला दरिंदा बचे। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। सतिंदर जी ने पागलों की तरह
अलमारी से निकाल कर कहा। विहान एक बहुत ही संस्कारी पढ़ा लिखा खानदानी लड़का है। उसके पिता रघुविंदर राठौड़ और ये बहुत बड़े और इज्जतदार इंसान हैं। उनका परिवार निखिल सिंघानिया जैसे गुंडों से टक्कर ले सकता है। अगर काशवी एक बार विहान की पत्नी बन गई, राठौड़ खानदान की बहू बन गई, तो निखिल सिंघानिया भी उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। राठौड़ परिवार की ताकत ही हमारी बेटी की सबसे बड़ी ढाल बनेगी। ये कहकर सतेंद्र जी ने अपना कोट पहनकर एक बहुत ही पत्थर जैसा कठोर फैसला सुनाकर कहा, मैं अभी इसी वक्त राठौड़ मेंशन जा रहा हूँ। मैं खुद राघवेंद्र जी और उनके भाई से मिलूंगा। मैं उनके सामने हाथ जोड़ूंगा, उनके पैर पकड़ूंगा और उनसे विहान का हाथ अपनी काशवी के लिए मांगूंगा। मैं उन्हें निखिल की सारी घिनौनी साजिश के बारे में बताऊंगा, कैसे वो माफिया विहान को फंसाने के लिए कोशिश कर रहा है। वहीं निहारिका डरी हुई थी, लेकिन उन्हें सतेंद्र की बातों में एक सुरक्षा नजर आई। एक माँ होने के नाते वो काशवी को निखिल की उस खूनी दुनिया से दूर रखना चाहती थी। सतेंद्र जी ने कमरे से बाहर निकलने से पहले कहा, नकुल को बोल दें कि वो घर के मेन दरवाजे पर बैठा रहे। काशवी के कमरे का ताला कोई नहीं खोलेगा। जब तक मैं विहान के साथ उसका रिश्ता पक्का करके नहीं लौट आता, वो लड़की उसी कमरे में कैद रहेगी। मैं उसके आंसुओं के आगे अब पिघलने वाला नहीं हूँ। सतेंद्र जी घर से बाहर निकले। ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने एक ऑटो रिक्वायर राठौड़ मेंशन की तरफ निकल पड़े। ऑटो में बैठे सतेंद्र जी का दिमाग एक ही दिशा में दौड़ रहा था। वो बार बार यही सोच रहे थे, विहान कितना अच्छा लड़का है। उसने पहली ही मुलाकात में उनके पैर छुए थे, बड़ी तहजीब से बात करता था। सतेंद्र जी ने अपने मन में एक भ्रम पाल लिया कि विहान ही वो देवता है जो उनकी बेटी को दानव से बचा सकता है। उन्होंने इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं लगाया। जिस इंसान के पास वो जा रहे हैं, वो देवता नहीं बल्कि एक जहरीला सांप है, जिसने ही ये सारा खूनी खेल शुरू किया था। अब क्या करेगा सतेंद्र जायसवाल, और क्या करेगा निखिल सिंघानिया? क्या करेगी निखिल सिंघानिया की दादी? जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, सुबह वाली कहानी सुबह से शुरू हो रही है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी।